तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो सुपर टेट 2019 में पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आया था 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है। तो गैने ने सीखने के कुल 8 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए उन्हें एक अधिगम सोपानगी के रूप में प्रस्तुत किया और इस अधिगम सोपानगी के 8 वर्गों में एक स्वस्पष्ट अंतर्निहित क्रम निहित है, जो अगला क्रम पिछले क्रम से उच्चतर अथवा जटिलतर होता जाता है। पहला इसमें है अधिगम संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक अधिगम, पांचवा है बहुविभेद अधिगम, छठवां है संप्रत्यय अधिगम, सातवां है नियम अधिगम और आठवां है संप्रत्यय समस्या समाधान अधिगम। तो इस वाले ऑप्शन में ऑप्शन सी वाला आंसर सही हो जाएगा। पहले संप्रत्यय अधिगम आएगा, उसके बाद नियम अधिगम और उसके बाद समस्या समाधान अधिगम। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको उद्भवन कहते हैं। सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, वह अवस्था उद्भवन कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है, परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता है। उद्भवन काल में कोई नई सूचना, नया ज्ञान अथवा अनुभव भंडार में जमा नहीं होता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन उद्भवन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान यह कोलकाता में स्थित है और राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून में स्थित है और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में स्थित है और राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान मुंबई में स्थित है। तो इसमें राष्ट्रीय अस्थि विकलांग पूछ रहा है तो इसमें सी वाला ऑप्शन कोलकाता में स्थित है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है खाने का नमक किससे बनता है। तो जो खाने का नमक होता है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बनता है। HCl और NaOH से मिलकर बनता है। NaCl और प्लस H2O निकलता है और खाने वाला नमक का उपयोग घरों में भोजन बनाने में, खाद्य पदार्थों जैसे अचार में, मुरब्बा परीक्षण में अथवा ORS का घोल बनाने में भी इस नमक का प्रयोग होता है और यह नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा। तो वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं और वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु की चाल तथा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अर्थात वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करता है गतिज ऊर्जा।
जितनी अधिक चाल होती है गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। यदि किसी पिंड का गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना अगर हो जाता है तो उसका जो तब नया जो संवेग बनता है वो प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात यदि पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाएगा तो नया जो संवेग होगा वो प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। तो जो ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं कि ध्वनि तरंगे क्या होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं और यह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं उन्हें ही अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। और ध्वनि तरंगों का संचरण जो होता है सभी माध्यमों में होता है। अर्थात ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में ध्वनि तरंगों का संचरण होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 1 माइक्रोन होता है। तो 1 माइक्रोन जो होता है वो 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1 नैनो बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर को नैनोमीटर कहते हैं। और 1 फेम्टोमीटर बराबर 10 की पावर -15 मीटर होता है। और 1 पिको बराबर 10 की पावर -12 मीटर होता है। तो इसमें पूछा था 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा सही आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहता है वो कहलाता है। तो ओजोन परत जो होता है वो समताप मंडल, क्षोभ मंडल के जो ऊपर स्थित मंडल होता है। पहले क्षोभ मंडल होता है उसके बाद समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल में स्थित होता है जो कि लगभग 40 से 60 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। और इस मंडल में जो होता है ओजोन परत स्थित होती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें जो कि हानिकारक होती है उसको अवशोषित कर लेता है। और ओजोन परत हमारी पृथ्वी की परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहता है वो स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र जो होते हैं श्वास रंध्र कहलाते हैं। और कॉकरोच में श्वसन इन्हीं श्वास छिद्रों द्वारा होता है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वासनालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती हैं। इसी प्रकार कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वासनलों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती हैं। तो इसमें श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए तिलचट्टा द्वारा किया जाता है। तो अर्थात इसमें कॉकरोच बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति यक्ष समय के साथ संबंध यक्ष बराबर 6t² - 5t के अनुसार बदलती है। तो जहाँ यक्ष मीटर में तथा t सेकंड में है कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात -5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा।
तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन विटामिन से है, तो पूछ रहा है कि किसकी कमी से रक्तौंधी नामक रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी नामक रोग होता है, और यह विटामिन वसा में घुलनशील एक विटामिन है, और यह गाजर, पपीता, आम, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध आदि में पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है आँखों को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, और विटामिन की कमी से रतौंधी अर्थात रात में कम दिखाई देने वाला एक रोग होता है जिसको रतौंधी कहते हैं, वो विटामिन ए की कमी से होता है, अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी का पर आयतन होगा। तो इस वाले में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 2.24 लीटर। आइए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है। तो प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक दो बिंदु द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और पिंडों के इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक आकर्षण का बल होता है और ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक दो पिंडों के मध्य पाया जाता है, और यह बल जो होता है प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बल से दुर्लभ या फिर कमजोर या क्षीण होता है, अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। आइए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी के किस मान के लिए असमीका b² + 8b इज ग्रेटर आर इक्वल टू 9b + 14 सत्य है। तो इस वाले क्वेश्चन में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात जो b इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5 या फिर b इज लेस देन आर इक्वल टू -5। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न चित्र में यदि AB + AC बराबर 5AD तथा AC - AD बराबर 8 है तो आयत ABC का क्षेत्रफल है। तो इस वाले क्वेश्चन में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें 60 स्क्वायर यूनिट या फिर 60 वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। तो उनके आयतनों में जो अनुपात होगा वो 4:25 का अनुपात हो जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से ही कटें, उसके अलावा और किसी से न कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम प्राकृतिक 9 अभाज्य संख्याएं क्रमशः हो जाएंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, और इन सब का औसत पूछ रहा है। तो औसत का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो जितना ये अभाज्य संख्या बताए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 23, इन सभी को जोड़ करके टोटल 9 हो रहा है। 9 से भाग दे देंगे तो जोड़ेंगे तो 100/9 आएगा, अर्थात इसका 11/9 आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √2916 बराबर 54 है तो, और √29.16 प्लस √0.29
16 प्लस अंडर रूट 0.002916 प्लस अंडर रूट 0.0000092916 का मान क्या होगा। तो इस वाले में ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 5.9954। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तीन संख्याओं का योग अगर 98 है, यदि पहली और दूसरी के बीच का जो अनुपात है वो 2/3 है और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का जो अनुपात है 5/8 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो पहले तो अनुपात A/B/C का निकालेंगे, तो A/B हो जाएगा। तो अनुपात A/B/C का अनुपात हो जाएगा 10/15/24 और पूछ रहा है इसमें किसका, दूसरा का। तो इसका मान इसमें रखेंगे तो यक्स का मान 2 आएगा, तो 15 में 2 का गुणा करेंगे 30, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समखष्टभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो उसका परिमाप 6r हो जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। तो किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को कोणों के अर्धकों से सुनिश्चित किया जाता है। किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धक या फिर अंतः कोण समद्विभाजक के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मान निकालना है, 1001 का घन का मान निकालना है। तो इसमें ये फार्मूला a+b का होल क्यूब पे लगेगा, अर्थात 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा। तो a+b का होल क्यूब हो जाएगा a³ + b³ + 3ab, एक कोष्ठक में a+b, इस पे रख करके और निकालेंगे तो आंसर आएगा सी वाला। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का 20% अगर 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो 20% बराबर 120, अर्थात 1% बराबर 60%। तो 120 पूछ रहा है, तो 12 छक 72, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 720 वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न को पता करना है, तो डिवाइड कर करके पता कर लेंगे। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 19/36। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है तथा उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दिया जाए ताकि क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो इसमें ये लगेगा 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 25/125 गुणे 100, अर्थात 25 1 में 25 और 25 125 1/5 और 5 दूनी 10, अर्थात 20 आएगा इसका आंसर। तो ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.27 पे 12 कितने के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
14/11 अर्थात सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 8 गुना कब होगा? तो 8 गुना यह 45 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, तो इसमें सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि a⁴x बराबर b⁴y बराबर c⁴z है तथा b² बराबर ac, तब y का मान क्या होगा? तो y का मान जो होगा वो 2xy/z प्लस x हो जाएगा, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें डी वाला आंसर सही हो जाएगा, 2xy/z प्लस x। अगले क्वेश्चन पे आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन की कह रहा है कि x² - y² माइनस 9z² प्लस 6yz का गुणनखंड है, तो इसमें यह a² - b² के फार्मूले पे लगेगा। तो इसमें पहले हो जाएगा कि y² प्लस 9z² माइनस 6yz, ये a प्लस b के फार्मूला पे है, तो ये हो जाएगा y माइनस 3z का होल स्क्वायर, अर्थात x² माइनस y माइनस 3z का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो इसमें आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक कोष्टक में x प्लस y माइनस 3z, दूसरे कोष्टक में x माइनस y प्लस 3z। अगले क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। तो इसमें b वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, a प्लस b बाई 2। तो इसमें b वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत दिया है 13, 14, 18, 16, 19 और 22। तो इसका माध्यिका पूछ रहा है। तो इसको पहले क्या करेंगे, आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद देखेंगे कि पदों की संख्या सम है या फिर विषम। अगर सम रहेगा तो सम का फार्मूला होता है माध्यिका का n/2 है पद का मान, प्लस n/2 प्लस 1वां पद का मान अपान 2, अर्थात इसमें पदों की जो संख्या है वो 6 है। तो 6 का आधा 3 हो जाएगा और 6 का आधा में 1 जोड़ेंगे तो अर्थात 4, तीसरा पद और चौथा पद। तो इसको आरोही क्रम में अगर करेंगे तो तीसरा पद 14 और 16 होगा। तो 14 और 16 को जोड़ेंगे और उसके बाद 2 से भाग दे देंगे तो 30 जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 हो जाएगा माध्यिका। अगला क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में अनुभाविक संबंध है। तो इसका फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला है कि 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? तो क्रय मूल्य पर जो प्रतिशत हानि होगी वो 50/3% की हानि होगी, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 50/3%। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के
23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो भारत के जो 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा है। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह 29 अगस्त को हॉकी के जो दिग्गज ध्यानचंद हैं उनकी जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 29 अगस्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बुद्ध चरित्र महाकाव्य किसने लिखा है। तो बुद्ध चरित्र महाकाव्य जो है वो अश्वघोष, ये अश्वघोष जो हैं ये बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे और इन्होंने ही बुद्ध चरित्र महाकाव्य की रचना किए हैं। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है और इसका थीम पूछ रहा है कि थीम क्या है और 2018 का। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का जो थीम था वो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो और इसका जो मेजबान देश जो था वो भारत था और 2019 का जो थीम था वो बीट वायु प्रदूषण था जिसका मेजबान देश चीन था। तो इसमें 2018 का पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन जो होगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जल प्रदूषण को कम करो। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जल प्रदूषण को कम करो, ये 2018 का थीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का जो विश्व में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में भारत का जो स्थान है वो 133वां है, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 133। अगला क्वेश्चन है कि नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो नाथ पंथ नामक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो मत्स्येंद्र नाथ थे, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो गोरखनाथ के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो जो कर्नाटक का लोक नृत्य है वो यक्षगान है, अर्थात इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। गरबा जो है वो गुजरात का है और चरकुला जो है वो उत्तर प्रदेश का है ब्रजभाषा में और जवारा जो है वो मध्य प्रदेश का है बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन है कि कांचीपुरम में कैलाश मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं किसने बनवाया था। तो यह नरसिंहवर्मन सेकंड ने बनवाया था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का जो शासक था वो नरसिंहवर्मन द्वितीय था और कांचीपुरम में कैलाश मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई थी यह नरसिंह सेकंड द्वारा बनवाया गया था और इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई थी। तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नरसिंहवर्मन सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है। तो मिर्जापुर जो कजरी के लिए प्रसिद्ध है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्षा ऋतु का लोक गीत है। मिर्जापुर में जो कजरी उत्सव भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी के
जन्मोत्सव पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो सिक्किम के पांगयोंग में सिक्किम का पहला तथा भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2018 को किया था। पांगयोंग से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर इस हवाई अड्डे को बनाया गया और वर्ष 2018 में इस हवाई अड्डे को मंजूरी मिली थी और 2009 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसमें भारत का जो 100वां एयरपोर्ट है वो सिक्किम का है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्किम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान यह खुर्जा में स्थित है, खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 का रमन मैगसेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले 2018 का रमन मैगसेसे पुरस्कार भारत के सोनम वांगचुक और भरत वाटवानी को 26 जुलाई 2018 को प्रदान किया गया। भरत वाटवानी को हजारों मानसिक रूप से बीमार गरीबों के इलाज के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के लिए पुरस्कृत किया गया, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भरत वाटवानी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भरत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो उत्तर का हिंदी संस्थान वर्ष 2017 का भरत भारती पुरस्कार भोपाल के जो डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को प्रदान किया गया और रमेश चंद्र शाह हिंदी उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार तथा कुशल समालोचक हैं, तो इसमें ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई क्योंकि नोबेल पुरस्कार का चुनाव करने वाली संस्था जो स्वीडिश एकेडमी की जूरी की एक सदस्य के पति यौन शोषण के आरोपों में घिरे हैं, जिसके चलते स्वीडिश एकेडमी विवादों में घिरी हुई है। अकादमी ने कहा है कि 2018 के विजेताओं की घोषणा 2019 के विजेताओं के साथ करेगी, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में 2018 में घोषणा नहीं की गई, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य। अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? तो 2018 यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल की विजेता नाओमी ओसाका थी, अर्थात सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन है कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार विलेज रॉक स्टार ने जीता था, तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कटोविस पोलैंड में
आयोजित किया गया। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? तो यह नेपाल। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो अपनी 2 दिवसीय नेपाल के दौरान 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत किए और यह सर्किट जो है माता सीता की नगरी जनकपुर तथा भगवान राम की नगरी अयोध्या को जोड़ेगी। और इस सर्किट के बनने से दोनों देशों का जो सांस्कृतिक जो संबंध था वो मजबूत होगा। तो इसमें ए वाला ऑप्शन नेपाल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास जो एक शास्त्रीय संस्कृत के लेखक थे और जिन्हें व्यापक रूप से भारत की संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। तो भारत का जो शेक्सपियर है वो महाकवि कालिदास है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में 3 दिसंबर 2017 को शामिल किया गया। और कुंभ के संबंध में यूनेस्को ने कहा कि इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगने वाला जो कुंभ मेला है वो धार्मिक उत्सव के तौर पर सहिष्णुता और समग्रता को दर्शाता है। विशेष तौर पर यह समकालीन विश्व के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें 2017 को कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कथकली है वो किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कथकली है वो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली केरल के मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। तो इसमें BCD वाला ऑप्शन केरल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है, अर्थात सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, निशानेबाजी से है। अगला क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर ऊंची है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित किया। और इसके साथ ही स्टैचू ऑफ यूनिटी जो चीन के स्प्रिंगफील्ड बुद्धा की 153 मीटर ऊंची मूर्ति को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है। तो इसमें 182 मीटर आंसर सही हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुआ है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है ट्रेन 18 है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी ट्रेन 18 है। इस ट्रेन में कोई भी इंजन नहीं है, बल्कि यह ट्रेन जो है प्रत्येक डिब्बे के नीचे लगी स्वप्रणोदित ट्रैक्शन मोटर्स द्वारा स्वचालित होगी और 16 वातानुकूलित डिब्बों वाली ट्रेन 18 की जो गति होगी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जिसमें विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे वाईफाई, मनोरंजन, GPS आधारित सूचना प्रणाली एवं LED की भी व्यवस्था की गई है। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रेन 18।
अगला क्वेश्चन है, मार्च 2018 तक भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो मार्च 2018 तक भारत का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो प्रत्यूष है, अर्थात डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन प्रत्यूष सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 90वें ऑस्कर पुरस्कार 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो 90वें ऑस्कर पुरस्कार 2018 की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो द शेप ऑफ वाटर है, तो अर्थात सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का जो स्थान है वो 130वां है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 130वां। अगला क्वेश्चन है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के जो लेखक हैं वो संजय बारू हैं, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संजय बारू। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक जो है वो नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है और देश के करोड़ों बच्चों 10वीं 12वीं के साथ मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं से निपटने के लिए इस पुस्तक का जो विमोचन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया और यह पुस्तक जो है प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित है, अर्थात इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मिल्कमैन उपन्यास की जो लेखिका है वो एन्ना बर्न्स है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जीवन कौशल का जो प्रमुख उद्देश्य है वह चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करना, जीवन कौशल अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उनमें सुधार किया जा सकता है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो मैकडूगल हैं। मैकडूगल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में किया था। सिगमंड फ्रायड ने अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्लार्क ए हल ने अभिप्रेरणा के प्रणेता न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि मॉर्गन का संबंध प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति जो होता है दूसरों की परेशानियों को समझता है तथा किसी भी व्यक्ति की ऐसी संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं जो दूसरे लोगों पर केंद्रित होती हैं या जिसका रुझान दूसरों की तरफ होता है और जिसके करुणा की अनुभूति, हमदर्दी और चिंताएं शामिल होती हैं, उन्हें ही सहानुभूति कहते हैं, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सहानुभूति कौशल में जो व्यक्ति होता है वो दूसरों की परेशानियों को समझता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो पुरस्कार जो है, पुरस्कार एक प्रकार का
धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। पुरस्कार प्राप्त करना एक आनंददायक तथा सुखद अनुभूति है जिसके द्वारा वांछित कार्य को आनंददायक, आकर्षण तथा पुनरावृत्ति योग्य बनाया जा सकता है। साथ ही पुरस्कार किसी व्यक्ति को तत्काल और प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पुरस्कार जो होता है दो प्रकार का होता है, भौतिक पुरस्कार तथा सामाजिक पुरस्कार हो सकते हैं। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरस्कार धनात्मक और प्रत्यक्ष होता है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावित हुआ? तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये 2010 से प्रभावित हुआ, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के जो शीर्षक हैं वो निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित हैं, जिसका अर्थ है उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखी है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। तो यह विचार किसने दिया? तो अर्बन महोदय का कहना है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह अर्बन महोदय का कहना है। मूल्य के लिए इंग्लिश में वैल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैल्यूअर शब्द से मानी गई है और जो किसी वस्तु की कीमत, गुण या उपयोगिता को व्यक्त करता है। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है अर्बन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो जो सामाजिक प्रेरक है इसमें आत्मगौरव है। सामाजिक अभिप्रेरक सामाजिक मान्यताओं, संबंधों, परिस्थितियों, आदतों, आदर्शों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह, आत्मगौरव आदि। भूख, प्यास जन्मजात अभिप्रेरक हैं, जबकि जो प्रेम है वो जैविक अभिप्रेरक है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मगौरव एक प्रकार का सामाजिक प्रेरक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाता है? तो नए ढंग से या फिर अलग ढंग से कार्य करने का जो तरीका या फिर योग्यता सृजनात्मकता कहलाता है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो पार्सन महोदय ने किए थे। अमेरिका में व्यावसायिक निर्देशन का सूत्रपात बोस्टन के फ्रैंक पार्सन ने किया, जिन्होंने सन 1905 तथा 1906 में ब्रांड विनर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना करके योजनाबद्ध तरीके से व्यवसाय संबंधी निर्देशन का कार्य प्रारंभ किया और सन 1908 में पार्सन ने लोगों के सहयोग से बोस्टन में वोकेशन ब्यूरो की स्थापना की तथा मई 1908 में ब्यूरो के जो डायरेक्टरों के समक्ष अपनी प्रथम और अंतिम रिपोर्ट में व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग करते हुए स्वयं को डायरेक्टर तथा व्यावसायिक परामर्शदाता के रूप में उल्लेख किया। तो इसमें व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम पार्सन महोदय ने किया। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही जाएगा, पार्सन महोदय। अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो इसमें एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में समानता एवं सहयोग को स्वीकार किया है और यहाँ समानता से तात्पर्य जो है सामान्य तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने से है तथा सहयोग से तात्पर्य सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच
सामाजिक अंतःप्रक्रियात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करने एवं सहयोगात्मक व्यवहार को विकसित करने से है। और इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में सफाई एवं सच्चाई तथा श्रम जैसे मूल्यों को भी स्वीकार किया, अर्थात इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए बी की बहन और सी बी की माँ, डी सी का पिता है, तो ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंधित है। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है पौत्री का संबंध हो जाएगा, तो इसमें ग्रैंड डॉटर सही जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए। तो इसमें जो हो जाएगा ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 100/64 ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर और साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ करके 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर जाता है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी किलोमीटर दूरी पे है। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन 20 करड़ी में 2 वाला ऑप्शन सही जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का जो अर्थ है वो यू आर गुड है, और 637 का अर्थ है वी आर बैड है, और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो इसमें 8 जो है ये एंड के लिए प्रयुक्त की गई है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी संकेत में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में RIT को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, CVNSVNZ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिट का विस्तृत रूप क्या है। तो बिट का जो विस्तृत रूप है बाइनरी डिजिट होता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको हिंदी में बाइनरी नंबर भी कहते हैं। बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। बिट का एक बाइनरी वैल्यू 0 और 1 होता है। अगला क्वेश्चन है VLE स्टैंड फॉर, अर्थात VLE का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा। तो वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट VLE का फुल फॉर्म हो जाएगा। और वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट एक आभासी सीखने का वातावरण है जिसको कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है ICT का उद्देश्य क्या है। तो ICT का उद्देश्य जो है वो स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना 2004 दिसंबर 2004 के माध्यमिक स्तर के छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करने हेतु किया गया था। और इसके मुख्य 4 उद्देश्य थे। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कंप्यूटर सहायक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ भागीदारी करना। दूसरा है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना। तीसरा है शिक्षक संबंधित हस्तक्षेप जैसे विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति। ICT में सभी शिक्षकों की जो क्षमता बढ़ाना और प्रेरणा के रूप में राष्ट्रीय ICT का प्रयोग पुरस्कार हेतु योजना बनाना। चौथा विषय वस्तु का विकास करने से, अर्थात इसमें जो सी वाला ऑप्शन है बोथ ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है,
स्पैम क्या होता है? तो जो स्पैम होता है वो एक प्रकार का अवांछनीय मैसेज होता है जो थोक में भेजा जाता है तथा बिना मांगे या फिर बुलाए आ जाता है। इसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। स्पैम ईमेल प्रयोगकर्ताओं के लिए एक प्रकार की समस्या बनी रहती है जिसकी शुरुआत ईमेल के प्रारंभ से ही हो गई थी। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। स्पैम एक प्रकार का अवांछनीय संदेश होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से प्राइमरी जो मेमोरी है वो रोम है। तो कंप्यूटर की संरचना के अनुसार मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को संग्रहित करती है। मेमोरी में डेटा सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध होते हैं और इसे प्राथमिक मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक रैम और एक रोम। रोम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय यह क्रिया धातु के रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे लड़ाई शब्द में लड़ क्रिया का धातु रूप है जिसमें आई प्रत्यय लगाने के कारण यह संज्ञा शब्द लड़ाई बन गया है। अर्थात इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो व्याकरण जानता है उसके लिए व्याकरण हो जाएगा। जैसे जो विज्ञान जानता है उससे वैज्ञानिक, जो बहुत जानता है उससे बहुज्ञ, जो शास्त्र जानता है उससे शास्त्राज्ञ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यह जो सरस्वती पत्रिका है वह काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो चिदंबरा पर 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से महत्व बनेगा, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी थी। तो इसमें ए वाला ऑप्शन बीजवपन काल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो इसमें जो गृह है वो तत्सम शब्द है, गृह। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से छांट करके लिखना है। तो इसमें हमने जीवन का अभिन्न अंग किसको बना लिया है? तो पाखंड और दिखावा को बना लिया है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छलनी की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो छलनी की कला का प्रयोग हम खुलकर करते हैं। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही जाएगा, खुलकर। इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और बाकी 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त
पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, अर्थात तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि सुजापि सुलक्षणी सुवरन सरस सुभृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। इसमें अलंकार पूछ रहा है। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं, तो यह केशव दास की हैं, अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केशव दास की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो जानवी है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। जानवी गंगा का पर्यायवाची है, और गंगा के जो पर्यायवाची हैं देव नदी, सुर सरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देव पांगा, धुनंदा, ये सभी। अगला है, मैं, हम, तुम, तू, तुम आदि शब्द ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन ख, छ, ठ, थ, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा होगा तो वो द्विगु समास होता है, अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण ही चिर नवीन। उपरोक्त पंक्ति में जो अलंकार है यह विरोधाभास है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगला जो 50 क्वेश्चन है अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।